वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन जुलाई 2024 से इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। ये इसका पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के, और पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी भी हम इस मैगजीन से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उनको भी देखें और नोट्स बनाएं। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने वेलकम किया है ना, उसका पहला कार्गो शिप उसके नए सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे, जो कि है विज़हिंजम पोर्ट। ठीक है, कहाँ पर है ये है केरला में, और ये फुली ओन्ड है केरला गवर्नमेंट द्वारा। ये एक मल्टीपर्पस डीप सी पोर्ट है, डीप वाटर सी पोर्ट है। अब हमारे काम की चीज़ इसमें से क्या है? इसमें से ना ही प्रीलिम्स के लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ना ही मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए हम शायद ये सोच सकते हैं कि विज़हिंजम पोर्ट जो है उसकी लोकेशन किधर है, उधर है केरला में। और ये एक डीप वाटर सी पोर्ट है क्या? हाँ जी, ये एक डीप वाटर सी पोर्ट है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक, वैसे तो उसके नाम से सब समझ में आ ही रहा है। अभी ये जो पोर्ट है ये कौन से मॉडल पे डेवलप्ड है? लैंडलॉर्ड मॉडल पे। कोई आपसे नहीं पूछने वाला है प्रीलिम्स में कि भाई विज़हिंजम पोर्ट जो है वो लैंडलॉर्ड मॉडल पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, नहीं। पर हम तब भी लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है ये जान लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं, नॉलेज बेसिस पे सॉल्व होते हैं। इसलिए हमारे लिए नॉलेज बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भाई लैंडलॉर्ड मॉडल के अंदर क्या होता है, जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो होती है पोर्ट अथॉरिटी। क्या होती है? पोर्ट अथॉरिटी सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, और बाकी के जो भी ऑपरेशंस रहते हैं वो प्राइवेट कंपनी द्वारा किए जाते हैं। अब इसमें कैसे याद करेंगे? लैंडलॉर्ड में क्या होता है? घर हमारा होता है पूरा, है ना, पूरे रूल्स रेगुलेशंस हमारे होते हैं, लेकिन जो किराएदार आते हैं, है ना, किराएदार आते हैं वो उसमें रहते हैं, उसके अंदर काम करते हैं। तो ऐसे ही पोर्ट का भी यही रहेगा, जो भी पोर्ट अथॉरिटी रहेगी वो रेगुलेट करेगी उसको, और लेकिन जो एक्चुअल ऑपरेशंस रहेंगे वो कौन करेगा? वो प्राइवेट कंपनी करेगी। ठीक, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपोनेंट से बना हुआ है ना, कि आप डिज़ाइन करो, बिल्ड करो, फाइनेंस भी करो, ऑपरेट करो, और फिर बाद में जैसे ही आपका वो पूरा हो जाता है, जितना भी आपने पैसा लगाया हुआ है आपने उसको, वो कंप्लीट हो जाता है, आप अर्न कर लेते हो, प्रॉफिट इंटरेस्ट सब अर्न कर लेते हो, तो फिर आप गवर्नमेंट को हैंडल कर दो। तो अब हमें यहाँ से क्या काम का चीज़ है? अब हम यहाँ से निकालेंगे एक एग्जाम्पल कि भाई हमें मालूम है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे यूपीएससी मेंस में प्रोबेबल क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो जैसे ही पीपीपी पे अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप एग्जाम्पल में बिल्कुल विज़हिंजम पोर्ट को लिखेंगे केरला। क्या लिखेंगे? विज़हिंजम पोर्ट केरला। ठीक, अब हमने कितने आसानी से देख लिया विज़हिंजम पोर्ट किधर है। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, केरला में लोकेटेड है, और पीपीपी का एग्जाम्पल है ना, याद रखना है। डीबीएफओटी का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, और ये लैंडलॉर्ड मॉडल पे है। लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है हमने ये भी देख लिया, और कहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकता है हमने ये भी देख लिया। अब आते हैं बहुत ही आसानी से हम कि अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हमें इसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि भाई ट्रांजिट हब, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होते हैं? ऐसे ट्रांजिट हब होते हैं जहाँ से कार्गो जो है एक शिप से दूसरी शिप पे क्या की जाती है? ट्रांसफ़र की जाती है, इसलिए इनको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स भी कहते हैं। एक शिप से दूसरी शिप पे कार्गो जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। इसमें रेल रोड सेक्टर जो है वो इंक्लूडेड है।
जो स्मॉलर पार्सल्स हैं कार्गो के, उनको लोड किया जाता है बड़ी बड़ी शिप्स पे, जो कि बड़ी शिप्स दूर दूर डिस्टेंट पोर्ट्स तक ट्रैवल करने लायक होती हैं, दूसरी कंट्रीज जाने तक लायक होती हैं। अब इंडिया में वेजनजम पोर्ट को ही क्यों चुना, कोई और पोर्ट को क्यों नहीं चुना? क्योंकि आप यहाँ देख लें, ये जो रेड लाइन जा रही है ना, ये रेड लाइन जो है ये इंटरनेशनल रूट है शिपमेंट्स का। क्या है? इंटरनेशनल रूट। आपने देखा होगा ये सुएज कनाल है, ये मेडिटेरेनियन सी है, फिर ये यहाँ से अरब से इधर इधर जाएगी, और फिर ये कौन सा स्टेट है ये आप हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक। फिर ये यहाँ से साउथ चाइना सी से, नहीं साउथ चाइना सी नहीं बोलेंगे, ये पैसिफिक है ना, वेस्टर्न पैसिफिक से जा रहा है, तो उसी रास्ते में पड़ता है हमारा वेजनजम पोर्ट। एक रीज़न तो ये हो गया है कि ये स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ से इंटरनेशनल शिपमेंट वाला जो रूट है वो निकल रहा है, ठीक। सिर्फ 10 नॉटिकल माइल्स के अंदर पड़ता है ये। फिर नेचुरल एडवांटेज है, कैसा है भाई, इसमें ये नेचुरली ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि जिससे क्या होगा, हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो माइल्ड इरोजन है ना, और ये डीप वाटर भी है, विथ डीप ड्राफ्ट कितना है इसका 18 मीटर, तो शिप्स जो है वो आराम से आ सकती हैं। और ऐसा भी है कि भाई माइल्ड इरोजन है यहाँ पे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम से कम है। फिर ट्रांसशिपमेंट हब भी है, ठीक है। कैसे कि एज ट्रांसशिपमेंट दैट कैन बी कंसोलिडेट एंड ट्रांसफर इंडियन एंड रीजनल ओरिजिनल कार्गो टू मेन लाइन वेसल्स एट लोअर कॉस्ट एंड देन कॉम्पिटिटर्स। आसपास भी बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो है देखो, अब लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो हम लो पैसे भी लेंगे लोगों से, तो फिर ऐसे हम ना चीपली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और हमारी इंडियन कमोडिटीज़ भी जो है वो आराम से ट्रांसफ़र की जा सकती हैं और दूसरों की भी की जा सकती है। चीप है तो आराम से लोग बाग यहाँ पे आना प्रेफर भी करते हैं। तो ये जो एरिया है ये एक ट्रांसशिपमेंट हब भी है, ठीक। अब इसको अब हम आपको कैसे और समझा दें, जैसे कि आप ये देखें, हाँ जी, तो कहाँ पर थे, हाँ, ट्रांसशिपमेंट हब वाली चीज़ आप ऐसे समझें कि ये देखिए, अगर हम मुंबई का पोर्ट या चेन्नई, वाइजैग, कोची लेते हैं, तो ये देखिए ये इंटरनेशनल रूट से इतने दूर पड़ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल रास्ते में ही पड़ रहा है। सारे कार्गोज यहाँ पे आ रहे हैं, रुक रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत ही एक ट्रांसशिपमेंट हब की तरह ये एक्ट करता है ये वाला पोर्ट, ठीक। फिर हम देखते हैं कि अब हमारा प्योरली मेंस रिलेटेड कंटेंट है ये, कैसे कि भाई ये तो अभी हम पर्टिकुलरली वेजनजम पोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जो ट्रांसशिपमेंट हब है ना, इंडिया एज अ ट्रांसशिपमेंट हब, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप किसको कैसे लिखेंगे अपन ये देखते हैं कि भाई पहला तो है रेवेन्यू जनरेशन, ठीक। जो ट्रांसशिपमेंट हब होते हैं उनके पास एक पोटेंशियल होता है रेवेन्यू लॉसेस को कर्ब करने का मेजर पोर्ट्स के लिए, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग में। अभी अगर हम देखें कि इंडिया जो है करंटली 75% जो है इंडिया का ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो है वो ऐसे कार्गो, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होता है, सॉरी, हाँ, कहाँ पर थे, हाँ, रेवेन्यू जनरेशन हम देख रहे थे कि भाई अभी क्या हो रहा था, जो 75% इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो ऐसे पोर्ट्स के उधर होता है जो कि इंडिया के बाहर हैंडल किए जाते हैं। तो अब हमें वो क्या होता है, अब हम कहीं पर और काम करा रहे हैं तो हमें उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हमारा रेवेन्यू लॉस ही है ना। अगर वही काम अगर हमारे इंडिया में ही हो रहा है तो सिर्फ हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो हमारी खुद की पॉकेट में ही आएगा। तो ऐसे रेवेन्यू जनरेशन इससे होता है। फिर है लॉजिस्टिक कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। आप बताइए, एक सामान हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, फिर इसका ट्रांसशिपमेंट करा रहे हैं, इससे बढ़िया ये है ना कि हमारा जो ट्रांसशिपमेंट है वो इसी जगह पे हो जाए। तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आई थिंक आप समझते होंगे, जो सामान रखने का, उतारने का, फिर यहाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने का जो कॉस्ट होता है उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं ट्रैवलिंग वगैरह का, तो वो भी कम होगा,
ठीक है, इससे शिपिंग कॉस्ट भी कम होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। अभी जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम होता है कि एक शिप को अनलोड करना, फिर नए कार्गो में नए कार्गो को लोड करना, है ना, कुछ भी एक ज़रूरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, कि कितना टाइम लग रहा है आपको एक कार्गो को उतारने में और एक कार्गो उसको नए कार्गो में लोड करने में को, तो उसको टर्न अराउंड टाइम भी लगता है। देखो क्या होता है, ये चीज़ हमें ऐसा लग रहा होगा तो क्या हुआ, टाइम लग रहा है? नहीं, हमें चीज़ें, अगर हम इसे ना कैसे आपको बताऊँ, कि मान लीजिए कोई फ्रूट्स वगैरह भी कार्गो में आ रहे हैं, अगर उनका टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वो फिर ख़राब भी हो सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं, तो इससे भी लॉस होता है। तो अगर टर्न अराउंड टाइम जितना कम रहेगा उतने हमारी एफिशिएंसी रहेगी, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो हम डिलीवर कर पाएंगे और हमारी इंटरनेशनल इमेज बढ़ेगी। तो जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है इंडियन पोर्ट्स का, वो डिक्लाइन किया है। डिक्लाइन किया है मतलब अच्छी बात है। पहले 4.3 डेज था 2012-13 में, अब हाफ हो गया है, 2.1 डेज हो गया है 22-23 में, जो कि अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसको अभी भी इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबल मीडियन शिप टर्न अराउंड टाइम जो है वो 1.04 डेज है। तो ये बहुत ही अच्छा डेटा हमको मिल गया है, जिसको हम कोट कर सकते हैं। देखो, हम यहाँ पे तो लिखेंगे रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट हो रहा है, लेकिन जब हम वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन लिखेंगे तो हम कहेंगे दो वी हैव, मतलब हम लोगों ने बहुत ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स टर्न अराउंड टाइम, है ना, रिड्यूस इट्स टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम 4.03 डेज टू 2.1 डेज। फिर आप डेट भी लिख देंगे, बट इट स्टिल नीड टू बी इम्प्रूव्ड, है ना, क्योंकि ग्लोबल मीडियन शिप टर्न अराउंड टाइम जो है वो 1.04 कुछ है। तो आप समझ गए ना आपको कैसे कंक्लूजन लिखना है। फिर थर्ड क्या है? स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं ट्रांसशिपमेंट हब अगर बन जाता है इंडिया तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पोर्ट्स के आसपास आपने देखो, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं पोर्ट्स के आसपास जो है बहुत सारी इकोनॉमी भी, बहुत सारी शॉप्स वगैरह भी खुल जाती हैं। आपने अगर क्लास 11th की एनसीईआरटी देखी होगी हिस्ट्री में, कि कैसे इटली जो है ऐसा पोर्ट बना था, वो वहाँ पे लोग बाग आना जाना शुरू करे थे, तो उसके कारण उसका कितना सारा डेवलपमेंट हुआ था। तो यहाँ पे स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्या देखेंगे कि पोर्ट जो है सिग्निफिकेंटली किस में रिजल्ट करते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बच जाते हैं, और इससे एफडीआई भी बहुत ज़्यादा आती है और ट्रेड बढ़ जाता है। जो ग्रोथ है अलाइड बिजनेसेस के वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैसे कि अभी हमने आपको बताया, जैसे शिप हमने एक पोर्ट बना लिया है, ट्रांसशिपमेंट हब है, तो वहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस हैं, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, शिप रिपेयर हो गया, बंकरिंग हो गए, इनके बिजनेस भी लोग वहाँ पे आसपास खोल लेंगे, तो पैसा ही पैसा होगा। ठीक, आई बात समझ में? फिर एक मिनट, तो स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ समझ में आ गया आप लोग को। फिर है सेल्फ रिलायंस। देखो, चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ जा रहा है ना, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडियन ओशन में स्पेशली, और क्योंकि ये बीआरआई का भी पार्ट है, तो जो अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे फॉरेन पोर्ट से, तो इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स बनाएं, हब तैयार करें। ठीक, आपने देख लिया होगा कैसे हम्बनटोटा पोर्ट बना रखा है चाइना ने बीआरआई के तहत। कितने सारे यार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत वो इंडिया को घेरना चाहता है। तो कल को हम किसी पोर्ट पे ऐसे जा रहे हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए और हम पे हमला हो गया, या किसी ने मना कर दिया चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में आके, तो हमारा कितना सारा इकोनॉमिक ट्रेड रुक सकता है और वो हमको धमकाते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें ना हो, इससे बढ़िया हम अच्छी खासी इतनी बड़ी कंट्री हैं, हम खुद के ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो हैं वो डेवलप करके रख लें। फिर आता है इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन, अगर पुअर शिपिंग कनेक्टिविटी होगी तो इससे क्या होगा, जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उसके साथ इंडिया का जो इंटीग्रेशन है वो हिंडर होगा, वो रुकेगा, हॉल्ट होगा। क्योंकि आप देखो इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में सिर्फ 2% है। सिर्फ तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक है, मतलब अच्छा ही है, लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें पोर्ट्स वगैरह और डेवलप कर लेंगे तो हमारी इमेज भी बिल्डअप होगी
और हम और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो सकेंगे। तो ये सब तो हो गई अच्छी अच्छी बात, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स को बनाने के लिए। तो पहली बात तो है कि इनसफिशिएंट नेचुरल डेप्थ। अभी हमने देखा था विजिंगम पोर्ट को ही क्यों चुना, क्योंकि उसमें अच्छी खासी 18 मीटर करीब की क्या थी, डेप्थ थी। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में जैसे कि मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर, टुटिकोरिन जो है, इनकी नेचुरल डेप्थ जो है वो 10 से लेकिन 14 मीटर्स तक ही है, बल्कि जबकि एवरेज जो नीडेड है वो हमें एक अच्छे ट्रांसशिपमेंट हब के लिए 20 मीटर डेप्थ के अराउंड चाहिए होती है। विजिंगम की कितनी थी, 18। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस, बट हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वो पॉइंट रिकॉल करेंगे तो हमें आसपास की चीज़ें भी रिकॉल होती चलेंगी। फिर आता है इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस से डिस्टेंस कितना है। अभी हमने बताया था विजिंगम पोर्ट को क्यों चुना, क्योंकि जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइन है उसके रास्ते में ही पड़ रहा है, उससे पास में पड़ रहा है, बल्कि जो मेजर पोर्ट्स हैं वो दूर पड़ रहे हैं। तो भाई डिस्टेंस है, तो हमारे मेजर पोर्ट्स जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोर्ट्स पे वो डिस्टेंट दूर दूर है इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस में। तो अब देखो इसको हम कैसे टेकल कर सकते हैं। अगर वो दूर है तो हम हमारे जो कनेक्टिविटी है उसको इस हद तक, इस बेहतर तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि भाई विद इन आवर्स जो है ये जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाए और पता भी ना लगे। लेबर इश्यूज है, मेजर इंडियन पोर्ट्स जो है वो वर्कड होते हैं किससे, लेबर स्ट्राइक से। कंजेशन हो रहा है, इनएफिशिएंसी है और लोअर प्रोडक्टिविटी है अदर पोर्ट, है ना, अपने अपने पोर्ट्स पे कहीं पर स्ट्राइक हो रही, कहीं कंजेशन, कहीं इनएफिशिएंसी है। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। स्किल लेवल्स रिक्वायर्ड, जो स्किल चाहिए होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है फॉर एडवांस पोर्ट ऑपरेशंस। अब आप बोलेंगे इसमें क्या है यार पोर्ट ऑपरेशंस का, बहुत देखो, एक पोर्ट है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके ऑपरेशंस के लिए काफ़ी सारी लेबर रिक्वायर्ड है, लेबर वो भी स्किल्ड लेबर। अगर वो काम नहीं करेंगे तो पोर्ट्स इनएफिशिएंट रहेंगे, फिर हमारा ट्रांसशिपमेंट हब बनने का क्या ही सपना पूरा होगा। अदर इशू जैसे कि सिक्योरिंग फंडिंग, लैंड एक्विजिशन डिलेज, लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी एफिशिएंसी, हमने देख लिया है ये सब चीज़ें। कंपटीशन है फॉरेन पोर्ट से, जैसे कि कोलंबो, दुबई, सिंगापुर, जाबेल अली, ये सब भी वही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी हो सकता है बेहतर हो, एफिशिएंसी बेहतर हो, तो ये सब चीज़ें अगर अच्छी रहेंगी तो वो उनके जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है और जो ट्रांसशिपिंग कॉस्ट है उसको कम रखेंगे। तो लोग बाग उधर ही जाएंगे ना, हमारे इधर क्यों ही जाएंगे जब उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो कॉम्पिटिटर्स आसपास बहुत है, तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए हमको उनके लेवल पे आना पड़ेगा। इसके लिए जो फंडिंग अच्छी खासी हो, लैंड एक्विजिशन डिलेज भी ना हो, और लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी एफिशिएंसी भी रहे, जो कि अभी नहीं है, ये इश्यूज हैं। अब क्या स्टेप्स अभी तक लेकिन लिए गए हैं, तो भाई अभी तक ये स्टेप लिया गया है कि हमने एक मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 देख रखा है। अब आप याद करें जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस देख रहे थे, जब हम इसी जुलाई के मैगजीन में जब भी हमने इसको कहीं पर एक एग्जाम्पल में कोट किया था, कहाँ पर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। बहुत सारी इंटरकनेक्शन आ रहे हैं, है ना। हम हमारे आंसर को इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिखना है भाई हमें अपने, तो जब भी हम इंटीग्रेटेड आंसर्स लिख पाएंगे जब हम इंटीग्रेटेड स्टडी करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स दिए हैं मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, ठीक है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना रहा है इंडिया को एक मैरीटाइम सेक्टर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके की इनिशिएटिव्स क्या हैं, डीपर ड्राफ्ट्स होंगे, जो ड्राफ्ट डेप्थ है पोर्ट्स की उनको बढ़ाओ 18 से 23 मीटर डीप करेंगे हम, जिससे बड़े बड़े वेसल्स आ सके और हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं पोर्ट्स की वो इम्प्रूव हो सके। ट्रांसशिपमेंट हब बनाना है हमें, ताकि हम जो लार्जर, अभी सिर्फ हमारा 2% का शेयर है ग्लोबल शिपिंग ग्लोबल वैल्यू चेन में, वो उससे बढ़कर हो सके, उससे बढ़ सके। फिर वेसल चार्जेस जो हैं वो कम हो सके, है ना। मेजर्स टू लोअर वेसल रिलेटेड चार्जेस पोर्ट ऑपरेशन में। कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, सीधी सी बात। कॉस्ट इफेक्टिव जब बनेगा जब हमारी सारी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी, ठीक है। अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो भाई टाइम कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा, फ्यूल कम लगेगा तो अपने आप वो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसमें साफ साफ दिखाई देगा, हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाना है। पीएम गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट्स के अंडर, एलएमपी एंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान्स के अंडर हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट को बूस्ट करना है।
पीपीपी का हमने एक एग्जाम्पल भी ऊपर देखा, विजनजम पोर्ट। फिर है न्यू इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलपमेंट, कहाँ पे हो रहा है? गैलेथिया बे। गैलेथिया बे किधर है? गैलेथिया बे है ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है, ग्रेट निकोबार पे। और वल्लारपदम इन कोचिन, कहाँ है वल्लारपदम? कोचिन। वल्लारपदम कोचिन, कोचिन वल्लारपदम, ठीक, याद रहेगा। तो यहाँ पे नए इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलपमेंट किया जा रहा है। लास्ट ईयर एनवायरनमेंट के सेक्शन में इस पे एक अच्छा खासा आर्टिकल था कि भाई वहाँ पे हम गलतियाँ वे में ये बना रहे हैं तो कैसे वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। देखो, पढ़ हम इकोनॉमी रहे लेकिन हमने एनवायरनमेंट का भी थोड़ा सा याद कर लिया है। अगर हुआ तो आई विल शेयर दैट आर्टिकल विद यू, है ना, अगर इफ यू विल टेल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फिर है ट्रैफिक गाइडलाइंस 2021 प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग मार्केट, ठीक है। ट्रैफिक गाइडलाइंस 2021 क्या है भैया? डिटरमाइन टैरिफ ओ पीपीपी ऑपरेटर्स। इससे क्या होगा? एक हेल्दी कंपटीशन। देखो, प्राइवेट कंपनी जब आ जाती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है ना, गवर्नमेंट में इतना नहीं हो पाता है, तो एक हेल्दी कंपटीशन वो मेंटेन रहेगा जिससे रैशनलाइजेशन होगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का। एक मिनट, ठीक, तो हेल्दी कंपटीशन होगा, हमने ये देख लिया। वे फॉरवर्ड क्या है भाई? अगर ये इश्यूज़ हैं तो वे फॉरवर्ड क्या है? हमने देख लिया कि हमने इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। अगर इंडिया एज अ ट्रांसशिपमेंट हब जो है वो डेवलप होगा, इससे पहले भी हमने प्रीलिम्स रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने देख लिए। और मेंस का तो हम देख ही रहे हैं, जो कि मेंस देखो, प्रीलिम्स तो एक बार निकल जाएगा क्या, लेकिन आप मेन स्टडी है ये आपको देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत मुश्किल से आजकल निकल रहा है। तो भाई इसलिए जैसे ही प्रीलिम्स निकलता है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और मेंस निकालो, इंटरव्यू निकालो, खटाक से सिलेक्शन लेके बाहर हो, है ना। ये नहीं कि प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, फिर 3 महीने मेंस आ गए तो पैनिक हो रहे हैं, फिर उल्टा सीधा मेंस दिख लिया और नेक्स्ट टर्न है, नेक्स्ट टर्न का वेट कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ी नहीं करना है। अभी भी 3.5 महीने हैं हमारे पास 2025 लगने के। इन 3.5 महीनों में अगर आपने अभी कुछ भी नहीं करा है तो GS1 से लेके 4 तक प्लीज़ 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 कंप्लीट कर लें विथ नोट्स, है ना, ताकि और अपना थोड़ा सा वो भी क्या बोलते हैं ऑप्शनल भी देख लें, ताकि जो 3 महीने बाकी के रहेंगे तो हमारे GS1 से लेके 4 की हमें टेंशन नहीं रहेगी, ऑप्शन को रिवाइज कर सकेंगे और अच्छी खासी आंसर राइटिंग कर लेंगे रिवीजन के साथ। और करंट अफेयर्स हमारे प्रिपेयर ही हो रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, आपने खुद से रीड कर रहे हैं, तो बस नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाना इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो नोट्स ऐसा भी मत करना कि फर्स्ट रीडिंग में बना लो, फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाना, 1 से 2 बार उसको समझो, उसको प्रोसेस करो, फिर अपने हिसाब से 150 से लेके 250 और 300 वर्ड्स में भी आप उनको नोट्स बना लो, ठीक। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी और आपको वीडियोस में क्या हम पढ़ा रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है हमारा? ट्रांसशिपमेंट जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करो भाई, मॉडर्न कार्गो हैंडलिंग टेक्निक्स लाओ ना, ले आओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ले आओ बीच में, है ना, और मॉडर्न कार्गो हैंडलिंग डेवलप्स को इम्प्लीमेंट करो, डेवलप करो, जिससे कैपेसिटी जो है एग्जिस्टिंग पोर्ट्स की, स्पेशली ड्राई कार्गो की, वो बढ़ सके। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को भी लाओ, जिससे क्या होगा, फॉरेन शिपिंग कंपनीज को अट्रैक्ट करो, सिंगल विंडो क्लियरेंस दो उनको, ताकि देखो अट्रैक्ट कब होंगे? जब उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लगेगा यहाँ पे। अगर दिक्कतें प्रोवाइड करोगी तो वो क्यों ही इधर आएंगी, ठीक है। पीपीपी प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूव करो। फिर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स करो, जो भी लेबर है उनका स्किल डेवलपमेंट करो, जिससे वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके और उनकी मांगों को भी देखो कि भैया कंजेशन ना हो, वहाँ पे स्ट्राइक्स ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। सेंटर्स एस्टैब्लिश करो, कोस्टल और इनलाइन मैरिटाइम टेक्नोलॉजी का क्या करना है, हमें सेंटर्स डेवलप करना है, कोस्टल और इनलाइन मैरिटाइम टेक्नोलॉजी का। कोलैबोरेशन किसके साथ कर लो? IIT के साथ कर लो, NIT के साथ कर लो, IIMs के साथ कोलैबोरेट कर लो भाई, इनका भी इस्तेमाल करो और बढ़िया से स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू करो। फिर compete करो इंटरनेशनल पोर्ट्स के साथ। कैसे compete करोगे? आइडेंटिफाई करो कि एरियाज ऑफ डिफरेंशिएशन कहाँ पे हम डिफर कर रहे हैं उनसे। कॉस्ट एफिशिएंसी, जैसे कि क्या उनका टर्न अराउंड टाइम चल रहा है, क्या हमारा टर्न अराउंड टाइम चल रहा है, क्या उनकी कॉस्ट चल रही है, क्या हमारी चल रही है, कैसी कस्टमर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनको क्या करो, इनको आइडेंटिफाई करो, उससे बेहतर करने की कोशिश करो, है ना, और इंडिया के पोर्ट्स को फेवरेबली उस पोजीशन पे लेकर आओ। फिर क्या है? कोस्टल जोन मैनेजमेंट, CZMP मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करो,
ठीक है। पोर्ट्स को ऐसे परमिट करो कि वो ये सब चीज़ें जो है वो प्रिपेयर कर सके और फ्यूचर कंस्ट्रक्शन को कंसिडर कर सकें। जो भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस के इशू आ रहे हैं उनको उनमें मदद करो और उनके लिए एक इशूज़ है उनके लिए कंक्लूजन पे आओ। तो ये हमारा रहा वे फॉरवर्ड। इससे पहले हमने देख लिया है कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए। आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो जनरली बच्चों को लोगों को टफ लगती है, लेकिन वो इतनी टफ है नहीं, बोरिंग लगती है। पॉलिटी तो जैसे तैसे हम पढ़ लेते हैं, एनवायरनमेंट भी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमी पे आके अटक जाते हैं। इकोनॉमी और जैसे कि ये इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, ये भी हमें ऐसा लगता है कि अरे हम इसको कम वो देंगे। आर्ट एंड कल्चर हो गया, फिर साइंस एंड टेक भी हो गया, और बल्कि इसलिए तो लोगों की GS3 में कम मार्क्स आते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे उसमें अच्छे अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, तभी आप पढ़ते चलें, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है हमने ये सब देख लिया है। तो आज का पार्ट 4 जो है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फ्रॉम विजन IAS जुलाई 2024 मैगजीन ख़त्म हो चुका है। आई होप आपने साथ में इसके नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लिए, समझ लिए, अब आप खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो अगर आप आखिरी तक हैं इस वीडियो में तो कंग्रेचुलेशंस, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अभी टाइम है, ज़्यादा वीडियोस चैनल पे नहीं है, पुरानी वाली वीडियोस सारी देख लें, है ना। जुलाई वाला जितना हमने किया है वो कवर कर लें और हमारे साथ जुलाई की करंट अफेयर्स कंप्लीट करते चलें, कल पे ना टालें। आँख बंद करते ही जनवरी 2025 आ जाएगा और पता ही नहीं चलेगा। फिर पैनिक होंगे PT 365 के लिए, मेंस 365 के लिए, और पैनिक में सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज तो पक्के से हम दूसरी वीडियो अभी अपलोड कर देंगे, है ना, मतलब शाम को 4-5 बजे या 3 बजे के करीब। तो जब तक आप पढ़ें और इन्जॉय करें, ठीक। थैंक यू, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।